हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल की ऑफ लर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे 8th क्लास का जो हिस्ट्री का चैप्टर है। ओके, 9 नंबर चैप्टर है ये, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। तो हमारे देश में, इंडिया में कैसे कंपनी रूल शुरू हुए थे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है। इस चैप्टर का आज हम इंट्रोडक्शन डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। Vasco da Gama landed at Calicut in 1498 and marked the beginning of the European era in Indian history. तो इंडिया का डिस्कवर, हमारा देश का डिस्कवर भास्को डा गामा ने किया था 1498 को। ओके, भास्को डा गामा पहला यूरोपियन थे जो कि इंडिया में पहली बार लैंड किए थे। वो एक पोर्तुगीज का एक नाविक थे और उसके बाद ही यूरोपियन को पता चला कि इंडिया नाम की एक कंट्री है जो वर्ल्ड में एक इसी जगह में एग्जिस्ट करती है। ओके, By the 16th century, the Portuguese had established their colony in Goa. In the next century, India became a popular destination for a large number of European traders, adventurers, and missionaries from England, Spain, France, Holland, etc. तो जो 16th सेंचुरी आते आते पोर्तुगीज़ के लोगों ने गोवा को अपनी कॉलोनी बना लिया था। हमारा जो स्टेट है गोवा, उसने पोर्तुगीज़ वालों ने उसको चुन लिया था अपने कॉलोनी के लिए, अपने ट्रेडिंग के लिए। एंड इन द नेक्स्ट सेंचुरी यूरोपियन ने अपनी ट्रेडिंग, एडवेंचरस एंड मिशनरीज के लिए इंडिया को एक बेस्ट प्लेस के हिसाब से चुन लिया था। इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड जैसे यूरोपियन कंट्री के लिए इंडिया एक पॉपुलर डेस्टिनेशन प्लेस, एक फेवरेट प्लेस बन गई थी। The age of imperialism in India began with the weakening and eventually the disintegration of the Mughal Empire. तो इंडिया का सबसे पावरफुल एम्पायर जो था उस समय वो था कि मुगल एम्पायर, लेकिन उस समय वो धीरे धीरे वीक होने लगा और उसके वजह से इंडिया में इम्पेरियलिज्म शुरू हुई। इम्पेरियलिज्म का मतलब आपको पता होना चाहिए। इम्पेरियलिज्म मतलब जो साम्राज्यवादी है, मतलब इट इज ए पॉलिटिकल सिस्टम इन विच ए रिच एंड पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स अदर कंट्रीज विच आर नॉट पावरफुल, विच आर नॉट रिच। ओके, और उसी हिसाब से हमारे देश में जो पावरफुल रूलर थे वो धीरे धीरे वीक हो गए थे। जैसे कि The lack of a strong central authority led to the emergence of many independent states that revolted against the weak successors of Aurangzeb. तो मुगल एम्पायर के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। मुगल एम्पायर का जो फाउंडर थे वो थे बाबर। बाबर ने मुगल एम्पायर को इंडिया में एस्टेब्लिश किया था आफ्टर द पानीपत युद्ध। ओके, पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर वो मुगल एम्पायर को इंडिया में एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद उनके जो बेटे थे ह्यूमन, वो आए। देन उनके जो बेटे थे अकबर, अकबर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर, द पावरफुल रूलर ऑफ इंडिया, पावरफुल रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। उन्होंने ही मुगल एम्पायर का एक्सपांड किया था इंडिया में। ओके, देन जो जहांगीर आए एंड शाहजहां आए, वो भी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे ऐसे मोनूमेंट्स बनाए। ओके, तो ये सारे स्ट्रॉन्ग रूलर थे। लेकिन औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर जो उनके जो सक्सेसर थे, औरंगजेब के जो सक्सेसर थे वो बहुत वीक थे, इसीलिए बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गए। जो मुगल एम्पायर थे वो टूट बिखंड होकर बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट बन गए। और वो स्टेट्स थे जैसे कि बंगाल था, अवध बन गया, हैदराबाद, मैसूर, सिख्स, वो उन्होंने अपना एक अलग स्टेट बना लिया। मराठा ने अपना एक अलग स्टेट बना लिया। जाट्स एंड द राजपूत also set up their own kingdoms. Hence, the stage was set for Europeans to take advantage for this situation. तो इसी सिचुएशन का, जो कि टूटकर छोटे छोटे स्टेट्स बन गए तो वो वीक हो गए, उनके पास पावर ज़्यादा नहीं रहा। तो इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए यूरोपियंस जो थे वो इंडिया में घुसने लगे और इंडिया
हमारा देश जो धीरे धीरे फॉरेन ताकत के अंडर जाने लगी, क्योंकि जो कि हमारे देश में छोटे छोटे स्टेट बन गए थे, छोटे छोटे स्टेट इंडिया में बनने लगी थी, उनको हराना यूरोपियन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं थी, बहुत ही आसान था। ठीक है, अब तक की बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं हम ट्रेडिंग कंपनीज के बारे में जानते हैं। Many European trading companies established their trading centers in coastal area of India. The trading centers were called factories, the place where factors or officials worked. बहुत सारे ट्रेडिंग कंपनीज आके इंडिया के कोस्टल एरिया में बसने लगे, क्योंकि शिप के द्वारा ही उस वक्त मटेरियल का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होते थे। उस वक्त एरोप्लेन और ट्रांसपोर्टेशन, अदर कोई ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं थी। उस वक्त शिप के माध्यम से ही ट्रांसपोर्ट होते थे, इसीलिए कोस्टल एरिया में ट्रेडिंग सेंटर्स होने लगे। यूरोपियंस ट्रेडिंग सेंटर्स को अपनी फैक्ट्रीज कहते थे, जहाँ सारी ऑफिसर्स और फैक्टर्स रहते थे, अपनी ऑफिशियल काम करते थे। क्लियर? दे बॉट स्पाइसेस, कॉटन टेक्सटाइल्स जो कि हैंडलूम्स थे, इंडिगो फॉर डाइंग एंड सॉल्ट पीटर, रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग गन पाउडर एट चीप रेट्स फ्रॉम इंडिया एंड सोल्ड देम इन यूरोप एंड अमेरिका एट हाई प्राइस। द ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन लेड टू कंपटीशन एमंग द फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज। तो यूरोपियन ने इंडिया से स्पाइसेस, कॉटन टेक्सटाइल्स, इंडिगो एंड सॉल्ट पीटर जैसे रॉ मटेरियल्स का, जैसे मसाले का, इन सारे मसालों को इंडिया से बहुत लो प्राइस में खरीदे थे। खरीद कर यूरोप एंड अमेरिका में हाई प्राइस में बेचते थे और उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। इसी वजह से ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में कंपटीशन होने लगा कि कौन ज़्यादा माल खरीदेगा, कौन ज़्यादा माल बेचेगा। ओके, तो उन सब के बीच में ये कंपटीशन बन गई कि इंडिया के रॉ मटेरियल्स को खरीद कर कैसे हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करेंगे। Eventually, the other trading companies had to bow out to the English and the French companies, who remained the main rivals in India. इंडिया में इंग्लिश एंड फ्रांस, ये दोनों के कंपनीज जो थे वो रह गए। मतलब ये दोनों कंपनीज अपने बीच में ट्रेडिंग को लेकर कंपटीशन करने लगे और बाकी जो कंपनीज थे वे उनकी इतनी बन नहीं पाई और वो चलने लगे। ठीक है, तो ये था आज का इंट्रोडक्शन क्लास, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा सके। थैंक यू, हैव ए गुड डे।